Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फुटबॉल ब्लडी हेल। आज हम जुड़ रहे हैं, मैं प्रशांत कोठारी, प्रशांत नायर आपके साथ और एक एपिसोड द डेविल्स एडवोकेट का। देखिए, बात तो हम करना चाह रहे थे एफएफपी की। हमने कहा था नया वीडियो लाएंगे, पूरा डिटेल में समझाएंगे। 50 स्लाइड का प्रेजेंटेशन भी तैयार करके आए थे। पर ये है मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो कुछ ना कुछ बवाल भसड़ होती रहती है। तो एफएफपी में जाने से पहले बात करते हैं एंटनी के बारे में। क्या कहूँ प्रशांत, आई मेरा तो भी मेरा मतलब कोई ओपिनियन नहीं है इस पे। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सही है कौन गलत है, क्या एविडेंस है क्या नहीं है। तो हम्म। मुझे तो नहीं पता कि क्या कहना, बट आप बताओ क्या लगता है तुम्हें। यार मुझे ये एंटनी इशू मतलब एक बैड टाइमिंग है। मतलब मुझे लग रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड पे 7.5 शनि लग गए। ठीक है, हर वीक कुछ ना कुछ बवाल है। स्टार्ट हुआ था मेसन माउंट क्यों साइन किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन हमने पिछले हफ्ते जेडन सैंचो के बारे में बात किया। अब एक और राइट विंगर आ गया, एंटनी। मुझे लगता है वो राइट साइड ऑफ द पिच में ना कुछ तो चल रहा है वहां पे। मैंने वो कहा था ना, पॉगबा ने जिस हाइना साइड गाड़ छोड़ो, दिया पर है कि वहां क्या पे है पता नहीं। डिजास्टर है, किसी को नहीं, वहां पे जो भी जाता है वो बाहर नहीं आता। हाँ यार, मतलब पता नहीं यार, ये एंटनी इश्यू आउट ऑफ नोवेयर कहाँ से आया। ठीक है, पिछले सीजन में भी थोड़ा बहुत तो बात चल रहा था इसके बारे में, बट नाउ इट इज ब्लोन आउट। ठीक है, कौन सही है कौन गलत है ये कोई बता नहीं सकता एज ऑफ नाउ। क्योंकि अनलाइक ग्रीनवुड इशू, यहाँ पे तो एंटनी इज गोइंग पब्लिक विथ ऑल द फैक्ट्स व्हाट ही हैज मुझे तो ऐसा लगता है राइट नाउ एंटनी शुड जस्ट शट अप। ठीक है, लेट द कोर्ट टेक द डिसीजन। क्योंकि ऐसे टाइम पे अगर आप पब्लिकली एविडेंस लेके जाते हो, इवन इफ यू आर राइट, इट कैन ऑलवेज बी ट्विस्टेड। एंड वी हैव सीन दैट इंसिडेंट इन रायन गिग्स के टाइम पे ना, जब रॉड्री गिग्स एविडेंसेस लेके पब्लिक चला गया था और वेल्श कोर्ट के पास चला गया, 15 मिनट में वो एविडेंस यूजलेस है बताया कोर्ट ने। बिकॉज योर डिफेंस गेट्स दैट मच टाइम टू प्रिपेयर एंड काउंटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे एंटनी का इंटेंशन क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इज इट टू गेट ऑफ द पब्लिक आई एंड सेइंग कि पब्लिक के सामने मैं तो बेगुनाह हूं, मुझे कुछ मत करो। ऑन द अदर साइड इज इनग्रिड हु इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। ठीक है, कल के वो जो कल या परसों जो भी कॉल रिकॉर्ड्स आए थे, आई वेंट थ्रू सम ऑफ देम एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज लाइक क्या मतलब चल क्या रहा है यार, ये मुझे नहीं पढ़ना है इसके बारे में। तो having said all of it, I think the only person who's going to benefit from this issue is Facundo Pellistri. ठीक है, नहीं तो बेचारे को चांस भी नहीं मिलता था राइट विंग, अब उसको चांस मिलेगा। बट राइट नाउ इट लुक्स लाइक एंटनी इज 100 million डिजास्टर। गॉड फॉरबिड इफ थिंग्स गो द अदर वे, राइट, वी विल लेट गो ऑफ, देयर इज नो अदर और अब टॉक्स तो देयर। प्रशांत, देयर इज अ प्रेसिडेंट दैट इज आल्सो बीन सेट कि मतलब हमने एक केस में वी हैव एक्टेड। आई अंडरस्टैंड कि ये और ग्रीनवुड का केस अलग अलग है, बट अब तो आई थिंक एंड इट्स अ गुड थिंग। आई मीन, मेरे हिसाब से तो अच्छी बात ही है। अगर अगर वो अगर गिल्टी है और अगर ये हुआ है तो ठीक है, ही शुड नॉट प्ले अगेन। बट अभी जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ज्यादा कोई इस पे कमेंट करने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि एक तो समझ में ही नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या टाइमलाइन है क्या है। वो कॉल रिकॉर्डिंग की तुमने बात की, एंटनी ने जो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे भी जो व्हाट्सएप चैट शेयर किए, वो चैट से क्या साबित होता है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। लाइक वो चैट से ये नहीं साबित होता है कि उसने किसी को मारा पीटा नहीं है, ये भी नहीं साबित होता है कि इसे किसी ने मारा पीटा है। ऐसे यार मतलब। प्रेमाइस तो एक ही है ना, मतलब प्रेमाइस जो वो क्लेम कर रही थी वो है असॉल्ट किया। ठीक है, हाँ, वो तो बाहर ही नहीं आया वो पूरे चैट, जैसे तूने सही वही मैं कहा। वही कह रहा हूँ, वो चैट हाँ, एंटनी ने शेयर किया, उससे वो मतलब क्या प्रूव करना चाह रहा था मुझे तो नहीं समझ में आया। बट ठीक एक है। और बात प्रशम, अंडरलाइनिंग फैक्ट भी तो देखना। वो जो भी वो लेडी है उसने मैन यूनाइटेड को भी ड्रैग किया है कि मैन यूनाइटेड वर आल्सो इन्वॉल्व्ड एंड दे वर अवेयर ऑफ इट एंड ऑल दैट। सी, इफ इट टर्न्स आउट टू बी ट्रू, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। इफ इट इज फॉल्स, राइट, मैन यूनाइटेड आर गोइंग टू सू हर फॉर डिफेमेशन एंड ऑल दैट। So right now, like you, I am also of the same on the fence basically. Like I really don't know what's up with the whole issue. मतलब चल क्या रहा है यार, मतलब कौन सही कौन गलत वो तो बहुत दूर की बात है। ये इशू में ही क्लैरिटी नहीं है। बट एक चीज में क्लैरिटी जरूर है कि पेलिस्ट्री खेलेगा राइट साइड पे अब, क्योंकि सैंचो का तो पत्ता कट गया है। ठीक है, एंटनी ने खुद का पत्ता काट दिया, अब बचा कौन राइट साइड पे, पेलिस्ट्री। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग जरूर कमेंट में हमें बताइए कि आपके कोई अगर इस पे व्यूज हो तो हमें बताइए कि क्या हो रहा है। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो बताएं। मैंने सुना है कहीं कि एरिक टेन हाग आल्सो वांट्स
एंटनी टू प्ले, तो ये कल दूसरी एक डिबेट हो सकती है, अगले एपिसोड पे हम कर सकते हैं। बट अभी आते हैं हम हमारे एफएफपी के प्रेजेंटेशन पे जो हमने यहाँ तैयार किया है आपको, आपके लिए, आपको समझाने के लिए और डिस्कशन चालू करने के लिए कि व्हाट इज एक्चुअली एफएफपी, और उसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड, व्हाई आर मैनचेस्टर यूनाइटेड इन ट्रबल, और all our problems, how they link back to the Glazers. That is the core theme of this discussion that we are going to have. तो अब चालू करते हैं थोड़ा प्रशांत। पहले तो लेट्स स्टार्ट वेरी क्विकली, एफएफपी क्या है जरा झट से समझा दे फटाफट। सो बेसिकली एफएफपी क्या है, बहुत सारे छोटे क्लब्स होते हैं जो मतलब ट्रांसफर विंडो के अलावा कभी compete नहीं कर पाते। कोई एक बड़ा प्लेयर होता है, उसको बेच के पैसा कमाते हैं, मैच डे रेवेन्यू सब बहुत कम होता है। हमने देखा है इंग्लैंड में काफी सारे क्लब्स बंद हो गए, जैसे बरी एफसी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब, बंद हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन में चला गया। पोर्ट्समाउथ ऑलमोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में चला गया था, रिवाइव कर दिया। डार्बी काउंटी को देख लिया था। ऐसे बहुत सारे छोटे क्लब्स को बचाने के लिए यूएफए और प्रीमियर लीग ने मिलकर बनाया था एफएफपी। प्रीमियर लीग ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के फुटबॉल बॉडीज ने बनाया था एफएफपी, जो 2011 के साल में आया था। इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप 3 साल में 60 मिलियन के ऊपर लॉसेस नहीं ले सकते, ठीक है। दैट इंक्लूड्स योर वेजेस, ट्रांसफर, एजेंट फी, सब मिला के आप 70% ऑफ द क्लब रेवेन्यू ही कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मतलब आप 100 रुपया अगर क्लब कमाता है, सब मिला के 70% उसका खर्चा हो सकता है, 30% तक का वो लॉस ले सकता है, ठीक तो है। यू कैन ये बेसिकली, 30, अगर 100 रुपया क्लब कमाता है तो 130 रुपीज यू कैन स्पेंड। करेक्ट, 130 रुपीज यू कैन स्पेंड, 30% इज द लॉस विच यू कैन इनकर, ठीक है। और ये जो लॉस इनकर होता है, आपको 5 साल के अंदर पे भी करना है। ऐसा नहीं कि सालों साल लॉस बढ़ते जाए, 5 साल के अंदर आपको ये पे भी करना है। ये है बेसिक प्रीमाइस ऑफ एफएफपी। इसके बाद बहुत सारे छोटे मोटे वर्जन्स यहां वहां है, बट दिस इज एज सिंपल एज इट गेट्स, एंड ये ये कोर पार्ट ऑफ ये एफएफपी होता है। करेक्ट। तो मैं प्रशांत अभी ये इस पे बात करना चाह रहा था थोड़ी, जो ये स्लाइड देख रहे हैं लोग कि नेट नेट स्पेंड, अभी ये हम्म मैं फटाफट समझा देता हूँ। नेट स्पेंड का जो एक कॉन्सेप्ट है, मुझे मेरे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है नेट स्पेंड। बहुत लोग आपको मिलेंगे, यूनाइटेड फैंस भी मिलेंगे, लिवरपूल फैंस भी मिलेंगे, सिटी फैंस भी मिलेंगे। ये एक नोशन हो गया है कि चेल्सी और मैन सिटी तो बहुत खर्चा करता है एंड अदर क्लब्स के नॉट कम्पीट विद दैट। नाउ देर इज दिस इज ओनली हाफ ट्रू, बिकॉज इसमें एक जो ये है, अभी चेल्सी का टॉड बोली के आने के बाद वाला एरा तो चलो छोड़ भी दे थोड़ा, क्योंकि वो बंदा कुछ अलग थिंकिंग से ऑपरेट करता है। फुटबॉल बट मैनेजर है वो। हाँ, वो पता नहीं क्या फीफा FC 24 खेल रहा है। बट उसके पहले जो रोमान इब्राहिमोविच का एरा था, व्हाट चेल्सी एंड मैन सिटी आर वेरी गुड एट डूइंग, जो भी आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, उनके नेट स्पेंड is comparatively much lesser to compare to Man United or other teams. क्यों? Because they are able to sell players, जो बेचते हैं प्लेयर्स, उनके लिए वैल्यू जनरेट कर पाते। अभी आप यूनाइटेड का देखेंगे तो अमाउंट ऑफ परचेज बहुत कम है कंपेयर टू चेल्सी, कंपेयर टू आर्सेनल, कंपेयर टू स्पर्स, कंपेयर टू सिटी। बट आप वही ग्राफिक राइट हैंड साइड पे हमारे सेल्स देखें, वो उससे भी ज्यादा कम है कंपेयर टू ऑल दीज अदर टीम्स। तो प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसफर्स, हमें स्पेंडिंग की बात करनी ही नहीं चाहिए, हमें बात करनी चाहिए नेट स्पेंडिंग। और यहाँ पे जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का सबसे बड़ा इश्यू है, आप देखिए राइट मोस्ट कॉलम में, वी हैव द सेकंड हाईएस्ट नेट स्पेंड, ठीक है। वी हैव द सेकंड हाईएस्ट नेट स्पेंड आफ्टर चेल्सी। और चेल्सी ने भी देखिए आप मोर देन हाफ, 237 मिलियन बेच दिए, प्लेयर्स वर्थ 237 मिलियन बेचे हैं एंड बॉट 434। हमारा इज लेस देन वन थर्ड ऑफ व्हाट वी हैव बीन एबल टू रिकवर फ्रॉम प्लेयर सेल्स। इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट यू कैन सी इन द नंबर ऑफ प्लेयर्स वी हैव बॉट। आप यहां देखेंगे तो चेल्सी ने 12 प्लेयर खरीदे हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 7 प्लेयर खरीदे, और आप देखेंगे तो स्पर्स है जिन्होंने 9 खरीदे। सिटी ने 210 मिलियन देकर 4 प्लेयर खरीदे। बट कौन से 4 प्लेयर खरीदे? एक तो ग्वार्डियोल खरीद लिया, कोवासिच खरीद लिया। तो एक जो क्वालिटी सिटी के प्लेयर्स, डोकू, जेरेमी डोकू को खरीदा है। एक जो क्वालिटी होती है सिटी प्लेयर्स की, वो बढ़ जाती है और हमारे प्लेयर्स की क्वालिटी कम हो जाती है। दैट इज जस्ट टू ऐड टू योर पॉइंट, मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसको समझाने के लिए ना, लास्ट वाले जो टीम है लेफ्ट में, फॉर एग्जांपल ब्राइटन, ठीक है। हाँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे इस पूरे शीट में लगता है ब्राइटन और वेस्ट हैम,
ठीक है, हमको पता है ब्राइटन ने अपना सबसे प्राइस्ड एसेट इस साल बेचा है, वो है मोइसेस काइसेडो। ठीक है, मोइसेस काइसेडो बिका ऑलमोस्ट एट 115 120 मिलियन पाउंड्स पे। ठीक है, ये 198 मिलियन में 120 मिलियन पाउंड एक प्लेयर है। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग आप उनका स्पेंड देखो, सिर्फ 84 मिलियन। मतलब वो लोग ने काइसेडो का 120 मिलियन या 115 मिलियन पाउंड जो भी आया आया था, उसमें से उन्होंने री इन्वेस्ट किया स्क्वाड में, 7 प्लेयर खरीदे उन्होंने। तो आप देखो पूरा विंडो उनका नेट नेट प्रॉफिट में चला गया है। अब लोग बोलेंगे यार ब्राइटन तो छोटा क्लब है, they will have to sell one of their best players to keep them afloat. The point is not selling their best player. The point is how well are you reinvesting the money. और ठीक है, प्रशांत, नॉट जस्ट दैट, हाउ मच मनी आर यू एबल टू गेट फॉर योर बेस्ट प्लेयर। करेक्ट, ऑफ ठीक है, कोर्स। अभी यहाँ आप पे आप यूनाइटेड देखो देखेंगे। ना, 48 मिलियन जो हम बात कर रहे हैं, हमने हमारे प्राइस्ड एसेट बेच ही नहीं पाए। जैसे हैरी मैगवायर हो गया, नहीं बेच पाए हैरी मैगवायर को। स्कॉट मैकटोमिन आया, नहीं बेच पाए। जस्ट टू कंटिन्यू ऑन द सेम पॉइंट विच यू वर रेजिंग, यू कैनॉट डिवाइड 408 बाई 12 एंड से यार हर प्लेयर का ये पैसा है। वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट यहाँ है जो प्रशांत ने एकदम सही कहा, आपके हाथ में ही जब पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, आप प्लेयर ही खरीद नहीं पाओगे। One of the main reasons why Sofyan Amrabat deal went till the last hour of the window, because पैसा ही नहीं था। कहां से खरीदेंगे? लोग बोल रहे हैं अरे यार यूनाइटेड है, बड़ा क्लब है, ऐसे ही पैसा आ जाएगा। उसका एक्सप्लेनेशन हम आगे देखेंगे। ठीक है, अगर आप यूनाइटेड का हिस्ट्री पिछले 10 साल से देखोगे, हमने हर विंडो में ऑलमोस्ट 150 मिलियन खर्च किया है। अगर मैं 2017-18 से 2023 तक का देखूं, तो आपने 243 मिलियन हमने टोटल स्पेंड किया है। एरिक टेन हाग के 2 विंडो में हमने ऑलमोस्ट 350 मिलियन फूक दिए हैं पैसे। ठीक है, ऑफ कोर्स हमको क्वालिटी प्लेयर्स मिले हैं जैसे मार्टिनेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, but the fact is in the 6 year preceding period we have only spent 942 million, while the next 6 years we have spent close to a billion, which is 959 million pounds. तो ये नहीं है कि यूनाइटेड पैसा खर्च नहीं करता, खर्च जरूर करता है, बट हम बेच नहीं पाते, इसलिए खर्चा और एलिवेटेड दिखता है। और ठीक है, प्रशांत, सॉरी। इसमें और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ना ही हम बेच तो नहीं पाते हैं, एक तो वो चीज हो गई विद कंपेयर टू ब्राइटन। और अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे तो चेल्सी का जो ये आउटस्पेंड करते हैं सबको, चेल्सी आर स्टिल द मोस्ट बिगेस्ट स्पेंडर्स। दूसरा करेक्ट, हमारा ये प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स, वी साइन बिग नेम्स नॉट बिग प्लेयर्स, लाइक वी साइन वेरी करेक्ट, बिग नेम्स, उनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और फिर वी कांट मूव देम ऑन। आप देखेंगे यही बात वापस लिंक होती है फॉर प्लेयर सेल्स। वाई आर चेल्सी एंड सिटी एबल टू सेल प्लेयर्स इजीली? क्योंकि उनके जो सैलरीज होते हैं कि ये सब जो है दैट इज इन कंट्रोल। आप हैरी मगवायर जैसे प्लेयर को 300,000 पाउंड नहीं देने वाला वेस्ट, और हैरी मगवायर बाय क्यों जाएगा वो वेस्ट हैम 300,000 पाउंड जब नहीं मिलने वाले उसे? तो दैट इज द अदर इश्यू कि हमारा नेट स्पेंड तो एक तो इतना कम क्यों, इतना ज्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि वी कांट मूव प्लेयर्स ऑन बिकॉज ऑफ द हायर वेजेस दे आर ऑन। तो यहाँ अगर आप देखेंगे कि चेल्सी ने बहुत खर्चा किया जरूर है, बट नेट स्पेंड देखना बहुत जरूरी है उनका। उनके आप आप सोचो ना, आउटगोइंग। मैं एग्जांपल ऐड करता हूं। उन्होंने कुलीबाली खरीदा था 31 मिलियन में। ठीक है, सऊदी अरेबिया ने काफी फेवर्स किए हैं उनको। कुलीबाली बिका 28 मिलियन में। 3 मिलियन का लॉस है, जो उसके वेजेस है वो भी कवर कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, उनका नेगोशिएशन इतना स्ट्रांग रहा कि उन्होंने नेट नेट पैसे बचा ही लिए हैं। अब उन्होंने जो भी प्लेयर खरीदे हैं, जो 7-8 8 साल के कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, एथिकली बहुत गलत बात है। वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन इट सेपरेटली। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कल को एंजो फर्नांडेस को खरीदने जाता है रियल मैड्रिड, वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, उसको खरीदा था 105 ऑड मिलियन में, उसने 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। चेल्सी 150-200 मिलियन के नीचे वो प्लेयर नहीं बेचेगा, क्योंकि जब आप प्लेयर खरीदते हो उसको उसके बाकी का पूरा साल का कॉन्ट्रैक्ट बाय आउट करना पड़ता है। चलो ठीक है, एंजो फर्नांडेस तो काफी बड़ा प्लेयर हो गया। आप मार्क कुकरेया जैसे प्लेयर को भी देख लो, उन्होंने क्या मांगा था? लोन फी 13 मिलियन पाउंड। क्यों? क्योंकि उसका 4.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बचा है। तो आपको वो लोन फी तो कवर करना ही पड़ेगा। कल को कुकरेया 75 मिलियन, 65-70 मिलियन में वो ब्राइटन से चेल्सी गया था। कल को अगर वो बेच भी रहे हैं, 50 मिलियन के नीचे नहीं बेचेंगे वो। हाँ, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, खरीदने वाले भी होंगे उसके लिए, क्योंकि आपको बाकी के साल का कॉन्ट्रैक्ट खरीदना पड़ रहा है। वाइल एट यूनाइटेड,
हैरी मैग्वायर को हम बोल रहे भाई 30 जो मिल रहा है दे दो और ले जाओ प्लेयर को, बट हम वो भी नहीं कर पाते लाइक प्रशम सेड, क्योंकि वी ओव हिम वेजेस। अगर आप 250-300,000 कमा रहे हो, वेस्ट हैम 100 दे रहा है, वो प्लेयर क्यों जाएगा भाई? वो बोलेगा ठीक है मेरा पहले का पैसा दे दो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। यूनाइटेड वो भी नहीं दे पाता। प्रशांत, ये जो बात कही है ना तूने, और जो हम डिस्कस कर रहे हैं वेजेस के बारे में और 7 ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे एक हमारा जो कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि व्हाट इज द फाइनेंशियल फेयर प्ले का जो रूल है, हम्म। उसमें दो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी और जो सस्टेनेबिलिटी का पॉइंट है, हम इस पे आ जाते हैं, बिकॉज दैट विल टाई इन वेरी नाइसली विद द वेजेस की बात जो है और ओके, लॉसेस की बात। yeah, so let me explain this to you in the most easiest format what I could think of. ठीक है, यहाँ T represents the current year, for example, and T minus 1 is 1 year previous to that T, and T minus 2 is 1 year previous to that T. For year consideration, let's consider 2020-21, 2019-20 and 2018-19. तो प्रीमियर लीग के रूल के हिसाब से क्या बोल रहा है कि आप हर साल 5 मिलियन तक का लॉस ले सकते हो। ठीक है, लोअर लॉस थ्रेशोल्ड, मैक्सिमम लॉस यू कैन टेक इन अ ईयर इज 5 मिलियन। इन केस अगर आपका लॉस 5 मिलियन से ज्यादा होता है तो आप 30 मिलियन ओनर से फंडिंग ले सकते हो, जिसे हम कहते हैं इक्विटी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हर साल आपका 35 मिलियन का टोटल लॉस लेने का एबिलिटी प्रीमियर लीग आपको लीवे देता है। ये 30 मिलियन प्रीमियर लीग ने अपने तरफ से इसलिए ऐड किया है क्योंकि बहुत सारे क्लब्स ऐसे होते हैं जो नहीं सरवाइव कर पाते, उनको बार बार ओनर फंडिंग की जरूरत होती है। तो नेट नेट क्या हिसाब हो गया, 3 साल प्रीमियर लीग क्या बोलते हैं, 30 मिलियन के ऊपर आप लॉस नहीं ले सकते, फाइन 15 मिलियन। ओनर फिर भी पैसा दे रहा है आपको 90 मिलियन। तो बेसिकली क्या बोल रहा है प्रीमियर लीग, 3 साल के अंदर आप 105 मिलियन के ऊपर लॉस नहीं ले सकते। एंड प्रीमियर लीग इज कंसिडरेट इनफ सेइंग दैट वी आर मॉनिटरिंग यू फॉर अ 3 ईयर पीरियड, क्योंकि एक साल आप बड़ा खर्च कर सकते हो, eventually next year you're going to win, your earnings will become higher. So Premier League is trying to balance it for the smallest club in England versus the biggest club in England. अब होता क्या है ना, जिसके पास बहुत रिसोर्सेज होते हैं वो इसको बराबर यूटिलाइज कर लेता है। जैसे बिग क्लब्स लाइक सिटी, आर्सेनल, व्हेन आई से सिटी इन बिग क्लब्स इन टर्म्स ऑफ मनी ओन्ड बाय द ओनर्स, राइट? तो ये लोग ये रूल का बहुत अच्छे से फायदा उठाते हैं। और कमिंग दूसरा टू प्रशांत, यहाँ पे एक चीज समझा लेते हैं, खाली मैं ये समझाना चाह रहा था। इसमें एक बड़ी बात ये है, जो कॉस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे आता है, द बिगेस्ट कॉस्ट सेंटर कोई भी फुटबॉल क्लब में, 90 यूनाइटेड में तो बिल्कुल वही है, इज द वेजेस। और करेक्ट। जैसे ही तुम्हारी वेजेस बढ़ती जाती है, तुम्हारा ये लॉस भी बढ़ता जाएगा। एंड माइंड यू, जो एक रेवेन्यू स्ट्रीम आता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, जो हम देख सकते हैं आगे जाकर वो भी देखेंगे, जो एक रेवेन्यू स्ट्रीम आता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, वो बाकी के क्लब से काफी आगे है, काफी आगे इन द प्रीमियर लीग। शायद अब मैन सिटी हैज कॉट अप अ लिटिल बिट, बट वहां पे तो अब उनके जो एलिगेशंस है फेक फंडिंग और फेक स्पॉन्सरशिप्स वाले, उसमें नहीं जाएंगे हम, बट काफी हद तक मैन यूनाइटेड का रेवेन्यू इज एक्सट्रीमली हाई। और उसके बाद भी वी डोंट स्पेंड और इन्वेस्ट इनफ। व्हाई इज दैट? जो 30 मिलियन का जो इक्विटी कंट्रीब्यूशन होता है, वो ग्लेजर्स नहीं दे रहे हैं। और यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि इन 3 इयर्स वी लूज दैट 90 मिलियन एक्स्ट्रा फंडिंग, बिकॉज ग्लेजर्स क्लब में पैसा डालना तो छोड़ो, क्लब से पैसा निकालते हैं। अगर आप ये ग्राफ देखोगे ध्यान से, जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, हर साल हमने 5 मिलियन के लॉस के थ्रेशोल्ड में तो हैं, बट यहाँ पे जो 30 मिलियन का अलावेंस जो मिल सकता था हमको हमको वो कभी मिला नहीं। तो आपका जो अपर थ्रेशोल्ड जो 35 का है, ये पूरा हट गया है अभी। ठीक है, तो आप बेसिकली सिर्फ 15 मिलियन के लॉसेस पे आप खेल रहे हो। तो ऑफकोर्स हम एफएफपी ब्रीच करेंगे, इसीलिए यूनाइटेड को फाइन लगा था 325,000 का, ये बोल के कि आपने तो एफएफपी ब्रीच कर दिया है, भले ही वो माइनर ब्रीच था, बट वी कुड हैव इजीली अवॉइडेड इट हैड ग्लेजर्स फंडेड 30 मिलियन इवन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, फॉरगेट 3। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, अगर आप काफी सारे है ना व्यूअर्स या फिर जो राइवल फैंस बोलते हैं यार ग्लेजर तो इतना पैसा दिया, हर विंडो तो तुम 200 मिलियन फूकते हो, तो फिर भी तुम बोलते हो कि ये क्या है, ग्लेजर पैसा नहीं देते। एक कॉमन नोशन है राइवल फैंस में ये कि जब आप हारते हो तो ग्लेजर्स आउट करते हो, जीतते हो तो एरिक टेन हाग की वाह वाह करते हो।
एक हद तक तो मैं मानता हूं कि देयर आर सर्टेन सेक्शन ऑफ फैंस हु डू दैट, बट इफ यू लुक एट द लार्जर पिक्चर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब ओनर पैसा ये नहीं करते क्लब में, जरा आप देखें यहाँ पे PL owner funding in the last 10 years. We all know Everton went on that crazy spending journey where they signed James Rodriguez, Carlo Ancelotti, all that players. Then, of course, there is Chelsea, which is the new ownership of Chelsea, Todd Boehly. This is only Todd Boehly's ownership because when Roman Abramovich sold the club, the deal was Todd Boehly had to clear all the debt, etc., etc. ठीक है. This is Manchester City. This is Aston Villa, Brighton, Arsenal, Liverpool, Newcastle, and you look at United and Burnley, minus 21 and minus 45. It basically means Glazers have taken 21 million from the club in a period of 10 years. आपको लगता रहेगा यार 21 मिलियन तो कितना छोटा ही अमाउंट है यार, क्या ही फर्क पड़ रहा है। आप ये समझो कि यूनाइटेड साल में समझो 500 मिलियन कमाता है, जो भी खर्च वर्च होने का जो प्रॉफिट बचता है उसके अलावा 21 मिलियन और ले लिया है ग्लेजर और ने। प्रशांत ये तो छोड़ो कितना मतलब कमाता है इज नॉट मटेरियल, आप ये देखो कि कंपेयर टू अदर्स, इवन अ क्लब लाइक न्यूकासल जिसको लास्ट 10 इयर्स में माइक एशली ने पूरा निचोड़ दिया, इवन कंपेयर वो क्लब का भी आप देखें तो 63 ऑलमोस्ट 6 टाइम्स द मनी, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स द मनी दे हैव इन्वेस्टेड उनके क्लब में कंपेयर टू ग्लेजर्स जिन्होंने 21 मिलियन खा गए हैं वो यूनाइटेड का। अब सिटी, आर्सेनल, आर्सेनल का लोग कहते हैं कि स्पेंड नहीं करते वो लोग, इट्स मोर देन 100 टाइम्स। ठीक है, तो ये जो ग्लेजर्स का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट वी आर नॉट कंपेटिटिव एट ऑल, हमारा जो एक कंपेटिटिवनेस है ही नहीं। और ये आप यहाँ देखेंगे वी गो फॉर, मैंने जैसे कहा, बिग नेम्स नॉट यूटिलिटी प्लेयर्स। कोई भी हमारे यहाँ छोटा, एमराबाट इज द प्रोबेबली द ओनली साइनिंग वी हैव मेड बड़े बड़े टाइम के बाद, जो इज अ सॉलिड प्लेयर जिसका इतना बड़ा हाइप नहीं। बाकी आप हमारे सारे प्लेयर देख लो तो इतना हाइप होता है कि ये बैलन डॉर जीतेगा अगले साल, ये तो नेक्स्ट मेसी है, भाई नेक्स्ट मार्शियल का तो रोनाल्डो है। क्लॉज एक्सपायर भी हो गया, मतलब यू थिंक अबाउट वी वेस्टेड ऑलमोस्ट 10 मिलियन इन द एड-ऑन्स ऑफ मार्शियल फॉर द 50 मिलियन डील। नाउ इट्स अ कॉमन थिंग टू इफ यू थिंक ठीक है यार ग्लेजर ने ये किया, लेट्स थिंक अबाउट इट, बट आप ये सोचो इससे होगा क्या, जो ग्लेजर्स कर रहे हैं इससे एफएफपी में आगे यूनाइटेड को क्या इश्यू होगा। आपने ये पूरे विंडो में पढ़ा रहेगा, यूनाइटेड हैव अ सीवियर क्रंच इन कैश, they are not able to sign a lot of big players, yet they have spent 200 million. But what are the issues which United are going to face in future? And if you think about what is happening right now, right? एक तो हाई ट्रांसफर वैल्यू प्लेयर्स जो प्रशम ने कहा, फेल्ड प्लेयर सेल्स हो गए, हमारा डेट भी है, मतलब कुछ कुछ प्लेयर्स हमने खरीदे हैं जैसे जेडन सैंचो, ठीक है, पूरा पेमेंट अभी तक डॉर्टमंड को दिया नहीं है हमने, वी स्टिल ओव देम अ लॉट ऑफ मनी। हम यूरोपा जब भी खेलते हैं हमारा ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू टेक्स अ सिवियर हिट, ठीक है। हमारे एकेडमी प्रोडक्ट जो भी हमने बेचे, किसी ने हमने 50-60 मिलियन में किसी को नहीं बेचा। वहीं आप अगर मैन सिटी को देखोगे, उन्होंने कोल पामर 45 मिलियन में बेच दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि कोल पामर हैज गॉट मोर क्वालिटी दैन समवन लाइक लेट्स से जिडान, इकबाल और व्हाटएवर। इट जस्ट मींस वी कांट पुश ऑफ प्लेयर्स क्विकली। ओके, नाउ ये है इस साल का स्पेंडिंग, लेट्स जस्ट ब्रेक इट डाउन। तो वी हैव ऑलमोस्ट स्पेंट 167 मिलियन पाउंड्स ऑन प्लेयर्स, ठीक है। आप उसके अगर कैलकुलेशन कॉस्ट देखोगे ना, तो फॉर एग्जांपल हॉयलैंड 64 मिलियन ट्रांसफर फी, एड ऑन आपका 8 हो गया, पोटेंशियल मैक्सिमम वैल्यू 72 मिलियन है, ठीक है। ऐसे हमने एक एक प्लेयर साइन किए। जॉनी एवंस फ्री है बिकॉज वी ओनली गोइंग टू पे हिम फॉर अ ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट। रेगुयन को सिर्फ हमने लोन फी दिया है ऑलमोस्ट 1 मिलियन के आसपास। तो हमने 167 मिलियन खर्च किया है, 16 मिलियन एड ऑन है, पोटेंशियल एड ऑन विच माइट be met, which might not be met, whatever. So it's around 184 million plus loan fee, which is around 193 million. प्रशांत यहाँ एक इसका चीज और समझाने की जरूरत है, वो है amortization नहीं। तो यहाँ बिफोर वी एक्सप्लेन, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ amortization which links back कि आपका जो चेल्सी वाला पॉइंट था कि क्यों भाई 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तो 8 साल छोड़ देते हैं, लेट्स टेक 2, एक लेते हैं 10 साल और एक 5 साल। तो अगर एक प्लेयर को आप 100 मिलियन पाउंड्स के फी पे खरीदते हो और 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हो, तो वो amortize होता है। amortize मतलब क्या, आपका प्लेयर एक आप एसेट की तरह समझिए कोई भी, और amortization इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन। उसका एक साथ वैल्यू राइट ऑफ करने के बदले हर साल वैल्यू राइट ऑफ होता है। तो 100 मिलियन का प्लेयर अगर 10 साल के लिए ले रहे हो जैसे चेल्सी कर रहा है,
तो 10 मिलियन पर ईयर आपका कॉस्ट आता है प्लेयर का। आप 5 साल के लिए लो 100 मिलियन का प्लेयर, तो 20 मिलियन पर ईयर आता है आपका कॉस्ट वो प्लेयर के लिए। तो एमोर्टाइजेशन इज वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ईयरली लॉस कैलकुलेशन के लिए, जो यही पॉइंट पे अगर आप यूनाइटेड का अमोर्टाइजेशन देखोगे ना, तो हमने एक्चुअली 34 मिलियन अमोर्टाइज नेगेटिव में चला गया है। मतलब हमने 34 मिलियन फूक दिए हैं ऐसे ही। 34 मिलियन इज इक्विवेलेंट टू वन अमराबाद साइनिंग। भी फियोरेंटीना वांटेड 21 मिलियन, राइट? तो हम इजीली खरीद सकते थे। In एग्जैक्ट। fact, I would go on further to say we could have even targeted a potential young left back in 15-20 million if the club had planned properly. Okay. Now, if we move around our player sales, ठीक है, ये तो हो गया incoming. Now let's look at who did we actually sell. ये सब हमारे सेल हैं. Dean Henderson to Crystal Palace. This was one of the most shittiest deals what we have made over the summer. ठीक है. Nottingham Forest were ready to give us 25 plus 5 million for Dean Henderson. Unfortunately, Dean Henderson got injured. इवेंचुअली क्या हो गया, हमने बोला भाई इसको जल्दी भगाना पड़ेगा, अगर ये नहीं गया तो अमराबाट नहीं आएगा। हुआ क्या, हमने उनको 20 मिलियन में बेच दिया पैलेस को डीन हेंडरसन, जिसमें से 10 मिलियन हमने अमराबाट के लोन फी के लिए दिया। बाकी का जो पैसा है एड ऑन वो हम वेजेस में करेंगे। इसमें प्रॉफिट वाला डील इकलौता हुआ है वो है इलांगा। ठीक है, 15 मिलियन में बेच दिया और एकेडमी प्रोडक्ट था। अब जो प्रशम समझाने की कोशिश कर रहा था फ्रेड के बारे में इन द सेंस ऑफ एमोर्टाइजेशन, राइट? हमने फ्रेड को खरीदा था 47 मिलियन पाउंड्स में फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप 47 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आपका आता है 9.4 मिलियन पर ईयर। जब हमने फ्रेड को बेचा था उसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा था, विच मीन्स वी स्टिल ओव्ड हिम 9.4 मिलियन। बट हमने क्या किया, हमने उसको 8.7 मिलियन में बेचा विद पोटेंशियल एड ऑन ऑफ 4.3 मिलियन। तो हमने नेट नेट मार्जिनल प्रॉफिट कमाया है। बट इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर वैल्यू क्या हुआ, हमने 1.5 मिलियन का तो नुकसान लिया, 900,000 अप्रोक्सीमेटली का नुकसान ले लिया है। ठीक है, सेम इज विथ मैथेस कोवार। बट इनफैक्ट उसके लिए तो कुछ ज्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि यूथ प्रोडक्ट में क्वालिफाई होता है, तो हमने 8.7 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है टेक्निकली। तो अगर आप ये देखोगे हमने सिर्फ 54 मिलियन बेचा है। ठीक है, जिसका एड ऑन सब मिला के 10.2 आएगा। पोटेंशियल कितना आ सकता है, 65 मिलियन के आसपास। ठीक है, वाइल इनके परचेस वैल्यू सब मिला के आते 60 मिलियन, तो फिर भी आपने 6 मिलियन लॉस में बेचा है और अमोर्टाइजेशन कॉस्ट 12.5 मिलियन। तो आप कैसे भी ऐड करोगे ओवरऑल तो भी हमको नहीं नहीं बोल के 3.4 मिलियन और 52 मिलियन का प्रॉफिट जो पोटेंशियली हो सकता था, वी हैव जस्ट वेस्टेड इट आउट। और प्रशांत, यहाँ मैं और एक चीज पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, अगेन दिस गोज बैक टू द ग्लेजर्स। और जो तुमने बात बताई ब्राइटन के बारे में, चेल्सी के बारे में, ये दो केस बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मैन सिटी भी इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि ब्राइटन, चेल्सी, मैन सिटी यूथ प्लेयर्स को लाकर अपनी यूथ एकेडमी से डेवलप कर 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 बहुत पैसे कमा रहा है। 50 मिलियन 55 मिलियन पे बेच सकता है वो प्लेयर्स। यूनाइटेड का यूथ एकेडमी, आई एम सॉरी टू से, बेसिकली खत्म हो चुका है। आप देखिए 90s में और 2000s में, ये दो डेकेड अगर आप देखोगे तो हर एक टीम में, हर एक प्रीमियर लीग टीम में 2-3 मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर जरूर थे बेंच पे या तो कहीं पे भी। कुछ कुछ टीम में तो 2-2 3-3 गोलकीपर ही थे मैनचेस्टर यूनाइटेड। जैसे आप सोचो निकी बट, कीथ गिलेस्पी, ये सब जैसे जो प्लेयर्स थे अलग अलग प्रीमियर लीग क्लब्स में खेले हैं भले ही, आप बेन बट फॉस्टर ले बेंच पे लो, थे। डैनी सिम्पसन ले लो, बहुत सारे प्लेयर है, अभी उसमें नहीं जाते। बट क्रेग कैथार्ट एट वॉटफोर्ड। भाई, तो आप अब देखो टॉम, अभी आप देखोगे तो अभी व्हाट इज हैपनिंग, अब ज्यादा से ज्यादा चेल्सी के प्लेयर्स अब देखे कितने हैं लोन पर, सोल्ड कितने हैं। मैन सिटी के प्लेयर अब देखे कितने, और यूनाइटेड के देखे एक आप। इंपॉर्टेंट आपने एक बहुत सही पॉइंट रेज किया है प्रशम। मैं इसी टाइम पर एक और पॉइंट बोलता हूँ। मार्क गेही जो चेल्सी के फर्स्ट टीम में खेला ही नहीं था, दे ऑलमोस्ट सोल्ड हिम फॉर 30 ऑड मिलियन टू क्रिस्टल पैलेस। आज क्रिस्टल पैलेस का मेन स्टे प्लेयर है। ये तो एक मार्क गेही हो गया। जैसे तुमने सही कहा, आप अलग अलग क्लब्स में कितने सारे प्लेयर्स देखो चेल्सी के यहाँ वहां सेटल्ड है। नहीं, इसका भी पॉइंट क्या है प्रशांत, इट गोज बैक टू द ग्लेजर्स कि उन्होंने यूथ एकेडमी और जो स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही बंद कर दिया। इससे क्या हो रहा है, नाउ वी आर सीइंग लॉन्ग टर्म में यूथ एकेडमी से हमारे एक तो रिप्लेसमेंट्स नहीं आ पाते। आप ये कहते ट्वानजेबी नेक्स्ट कैप्टन बनने वाला था,
ये करने वाला था, वो आपके यूथ अकेडमी से नेक्स्ट, एक तो रिप्लेसमेंट प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं। अब चेल्सी में कोई इंजर हो जाता है, सिटी में इंजर हो जाता है, तो सिटी का रिप्लेसमेंट प्लेयर यूथ अकेडमी से निकल के आ रहा है, हमारा नहीं आ रहा है। रिको जैसे लुइस, रिको हेनरी हो गया था जो लेफ्ट बैक, रिको पिछले साल भी लुइस, अच्छा खेला, इस साल भी अच्छा खेल रहा है। हाँ भाई एग्जैक्टली। ट्रेवर चलोबा एट चेल्सी जो अक्रॉस द बैकलाइन कहीं भी खेल सकता है। बिल्कुल। इनफैक्ट ट्रेवर चलोबा को तो एंड डेडलाइन डे पे ऑलमोस्ट दे हैड सोल्ड टू बायर्न म्यूनिक एंड स्पर्स, बट डील फेल ऑफ फॉर अराउंड 35-40 मिलियन। सो तो मैं वही तो पोटेंशियल ये सेल्स का वैल्यू भी तो आप देखो। मैं वही कह रहा हूँ, ये जो लॉन्ग टर्म, जैसे प्रशांत कह रहा था कि प्लानिंग बिल्कुल है ही नहीं, और इसकी वजह से आर हैंड्स आर टाइट, हम बेच नहीं पाते। और हमारे यूथ एकेडमी के प्लेयर्स है अच्छे हैं, रैशफोर्ड इज वेरी गुड, गर्नाचो इज वेरी गुड, बट ऐसा नहीं है कि 7-8 प्लेयर प्रीमियर लीग लेवल क्वालिटी के हम निकाल पा रहे हैं। हमारे जो यूथ प्लेयर्स हम बेचते भी हैं, बारिंग 2 और 3, दे ऑल गो, अगर आप देखेंगे तो प्रीमियर लीग क्लब्स में नहीं जा रहे। और ये हमें समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और प्रीमियर लीग क्लब्स में भी जाते हैं तो दे डोंट गो टू द क्लब्स जो टॉप 10 में रहने वाले, दे गो टू जैसे आप द जेम्स बॉटम हाफ। गार्नर देख लो आप, मतलब वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग यूथ एस्पेक्ट्स। बहुत सारे यूनाइटेड फैंस दुखी थे, अरे यार जेम्स गार्नर क्वालिटी है, ये है वो है। भाई वो एवर्टन के लिए राइट बैक खेलता है फिलहाल, ठीक है। एंड वो भी शॉन डाइस के सिस्टम में राइट बैक खेल रहा है, और वो भी रेगुलर नहीं है, ऑफ कोर्स इंजरी प्रॉब्लम्स भी हुए हैं उसको। बट सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास पोटेंशियल ऑफ जेम्स गार्नर जो डीप लाइंग प्लेमेकर था, ही इज नॉट एबल टू कोप अप विद प्रीमियर लीग इन स्पाइट ऑफ हिज मल्टीपल लॉन्च। बट मूविंग ऑन फ्रॉम दिस टॉपिक, जो हमने एक पॉइंट रेस किया था वो है ट्रांसफर डेट। ट्रांसफर डेट का ये मतलब है, अगर आपने समझो एक प्लेयर खरीदा 90 मिलियन का, हम जेडन सैंचो की एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल है, 90 मिलियन का जेडन सैंचो, 75 मिलियन पाउंड और एड ऑन्स जो भी है। जब भी आप डील करते हो, जरूरी नहीं कि आपको पूरा पैसा तब देना है। यू कैन पे इट इन इंस्टॉलमेंट्स। इट कैन आइदर बी ईयरली ट्वाइस आप दे सकते हो, ईयरली 4 टाइम्स दे सकते हो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में दे सकते हो। जैसे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2.5 साल में आपको 45 मिलियन दूंगा, 2.5 साल के बाद में 45 मिलियन दूंगा। वो दो क्लब के बीच में अंडरस्टैंडिंग होता है। हमारा ट्रांसफर डेट ना 2 साल में 136 मिलियन से 280 मिलियन हो गया, ठीक है। जो हम बाकी क्लब्स को 93 मिलियन ओ कर रहे थे, आज के तारीख में 230 मिलियन ओ कर रहे हैं। हम एज अ क्लब बहुत सारे क्लब्स का मजाक उड़ाते हैं, जैसे बार्सिलोना का मजाक उड़ाते हैं कि यार इनके पास पैसा ही नहीं है, क्या ही खरीदेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अनफॉर्चुनेटली और सैडली, यूनाइटेड आर गोइंग इन द सेम पाथ ऑफ बार्सिलोना। उनका भी यही प्रॉब्लम था, बहुत सारे प्लेयर खरीदे, पैसा नहीं दे पाए। हम 1.5 साल 2 साल में 93 मिलियन का 230 मिलियन हो गया है। इट इज ओनली अ मैटर लेट ऑफ मी टाइम दिस जस्ट विल रीच हाफ अ इंटरजेक्ट बिलियन। वंस प्रशांत ओवर हियर, या बार्सिलोना ने प्लेयर जो खरीदे हैं, आप देखेंगे तो कुटिन्हो, डेम्बेले, ये जो बड़े बड़े 200 मिलियन वाले प्लेयर्स खरीदे हैं। यूनाइटेड ने 100 मिलियन वाले प्लेयर्स खरीदे हैं, और उनका जो रेवेन्यूज है यार कंपेरेबल टू बार्सिलोना, तब भी हम नहीं दे पा रहे हैं। और क्यों नहीं दे पा रहे हैं? बिकॉज द ग्लेजर्स आर सकिंग मनी आउट ऑफ द क्लब। करेक्ट। अब इससे होता क्या है, मतलब होगा क्या बेसिकली, इसके वैसे 3-4 चीजें हुई है। यूनाइटेड के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए, ठीक है। वी समहाउ मैनेज द मार्केट दिस टाइम, इट वाज नॉट द आइडियल सिचुएशन, बट ठीक है, वी मैनेज्ड। Amrabat will not be signed in summer until and unless we sell more players. That includes the likes of Harry Maguire, Donny van de Beek, including Jadon Sancho right now as per the rumors, right? Scott McTominay, ये सब। ये तो हो गया साइनिंग्स की बात। अब हमने जो इंपॉर्टेंट बात कही थी प्रीमियर लीग सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रूल्स के लिए, as of calculation today, we should be fine. Okay, it is not a big issue because we are qualifying for Champions League, तो broadcast revenue बढ़ेगा, ticket sales बढ़ेंगे, number of matches which United played will obviously go up, right? So somehow we will get out of Premier League sustainability for the year 22-23. मतलब पिछले साल का calculation इस साल होगा ना, क्योंकि it's always a year behind. But अगले साल जो इस साल का calculation होगा, that will actually determine where exactly United standing in FFP, which is what brings us to the big stage where we can clearly say Glazers के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, they will have to sell this club, ठीक है। If they keep this club more and more with them, it will bleed money from their pocket. Right now, it is not bleeding money from their pocket, but within a year or two, it will bleed money. और स्मार्ट बिजनेसमैन जो भी होगा ना, वो अपने धंधे में अपना पैसा नहीं डालेगा, वो इक्विटी उठाने देखेगा, या बेचने देखेगा, या कहीं और से फंड रेज करने की कोशिश करेगा।
इसमें क्वेश्चन यही आता है, क्या ग्लेजर्स फुल्ली बेचेंगे यूनाइटेड को, या आधे में बेचेंगे, अपना लॉस कवर अप कर लेंगे, या छोड़ जाएंगे? That's a question which is left to be answered, and we'll see how it get answered in the right time. But as of now, right, जो भी आप रूमर पढ़ रहे हो कि ग्लेजर्स नहीं बेचेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, rest assured they will have to sell. No businessman will keep any asset or any business which is not yielding them any profit in the long run. प्रशांत, यहाँ पे बिफोर वी क्लोज खाली मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूँ कि at the end of the day everything comes back to two things for me. Number one is net spend. आप देखा करें, आप ये मत देखे कि किसने कितना खर्चा किया. आई थिंक इट इज वेरी स्टूपिड टू से कि मैन सिटी इतना सारा पैसा खर्च कर देती. भाई मैन सिटी ये सीजन छोड़ दो, लास्ट 2 सीजन प्रॉफिट में एंड कर रही है अपना ट्रांसफर सीजन. आप ये बात को समझ लीजिए कि नेट स्पेंड इज इम्पोर्टेंट, नॉट कि क्या हो रहा है, कि कितना खर्चा हो रहा है. इट्स लाइक सेइंग कि आप कितना खर्चा कर रहे हो. इट्स लाइक सेइंग कि नहीं, मेरे जो अंबानी का खर्चा तो मेरे से बहुत ज्यादा है तो मैं ज्यादा अमीर. ऐसा थोड़ी होता है. अंबानी का इनकम भी तेरे से इतना ज्यादा है ना. तो इनकम कंपेयर टू एक्सपेंस देखना चाहिए. आप सिर्फ एक्सपेंस पे फोकस मत करें. आप कहते रहेंगे कि सिटी इज ओनली स्पेंडिंग स्पेंडिंग स्पेंडिंग, तो कुछ नहीं होने वाला. सिटी सेलिंग 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 ऑल्सो. और दूसरी चीज जो There's another aspect to it. City are winning, winning and winning, so their revenue is also getting higher, higher, higher and higher. करेक्ट, मतलब अगर आप सोचोगे, they have won Premier League 3 times, they have qualified for Champions League every year, plus they have played in the elitist competition of Champions League at the knockout levels. एक बार फाइनल में गए थे, एक बार हार गए, एक बार फाइनल में गए थे जीत गए, एक बार सेमीफाइनल में नॉकआउट हुए. अगर आप ये सब लेवल पे कंटिन्यूसली जाते हो, आपका चंक ऑफ रेवेन्यू भी तो उतना ही बढ़ेगा. वही. ठीक है, तो दे कैन स्पेंड 100 million on Jack Grealish and not play him because they are going to win. So they will get enough money to cover up Jack Grealish's expenses in that sense. और दूसरा पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा था, ये तो एकदम करेक्ट है. दूसरा पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा था, जब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप प्लीज समझ लीजिए, कि ग्लेजर्स पैसा खा रहे हैं. दे आर नॉट स्पेंडिंग. यूनाइटेड कितना भी स्पेंड कर ले, यूनाइटेड इज एबल टू स्पेंड मनी बिकॉज ऑफ द नेम मैनचेस्टर यूनाइटेड. क्योंकि उसके हाँ वही तेरे और मेरे जैसे और जो भी शोज देख रहे हैं यूनाइटेड कम्युनिटी के पार्ट है, जो ओल्ड ट्रैफर्ड जाते हैं पता नहीं दुनिया के कौन से कोने से, मेंबरशिप्स खरीदते हैं, किट्स खरीदते हैं, जो स्पॉन्सरशिप ड्राइव, जो एक रीच है, उसकी वजह से ये पैसे आ रहे हैं. ग्लेजर्स ये पैसे मिल्क कर रहे हैं और खुद अमीर हो रहे हैं. तो आप ये बिल्कुल इसमें ना रहे कि नहीं ग्लेजर्स ने तो खर्चा किया है ना. ग्लेजर्स ने क्या किया है मैं आपको समझाता हूं. उन्होंने एक बिल्कुल ही इनकॉम्पिटेंट नेगोशिएशन टीम तैयार की है. क्लब जो हाई कॉन्ट्रैक्ट्स देती है, हाई वेजेस देती है, यूथ में इन्वेस्ट नहीं किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं किया है, और हर सीजन जहां हम चैंपियंस लीग नहीं पहुंचते हैं वो सीजन में खर्चा करते हैं, अगले सीजन में नहीं करते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता. तो ये है द क्रक्स ऑफ द मैटर आज के डेविल्स एडवोकेट के एपिसोड का. और आप बताएं कमेंट्स में आप क्या कहते हैं इसके बारे में, आपके क्या व्यूज है. क्या आप अग्री करते हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं कि क्यों इतना गुस्सा है, आक्रोश है ग्लेजर्स के खिलाफ. और लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों को भेजें ताकि वो समझ पाए कि क्या फर्क है नेट स्पेंड में, क्या फर्क है लॉस में, क्या फर्क है ओनर कॉन्ट्रीब्यूशन. हम आपके लिए लाएंगे दूसरा एपिसोड डेविल्स एडवोकेट का अगले हफ्ते. बट इस एपिसोड को जरूर शेयर करें और सबसे ज्यादा लोगों को भेजें, तो लोग यूनाइट हो पाएंगे ग्लेजर्स के खिलाफ इस तरह से. थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए. मैं प्रशांत कोठारी, प्रशांत नायर आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते. थैंक यू.